Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to Irtisam's Biology. Dear students, today I'm going to teach you our next topic, that is biogeochemical cycle. और इन साइकिल्स के अंदर से हमने एक जो कि नाइट्रोजन साइकिल है उसके बारे में पढ़ना है। ये जो साइकिल है ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से मल्टीपल टाइम शॉर्ट क्वेश्चंस भी आए हैं और इस चैप्टर के अंदर ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम चलते हैं, स्टार्ट करते हैं बायोजियोकेमिकल साइकिल्स के बारे में, और हम कहते हैं न्यूट्रिएंट साइकिल। अब न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? ऐसे एलिमेंट्स हैं, ऐसी चीज़ें हैं, ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो किसी भी इंडिविजुअल की न्यूट्रिशन के अंदर शामिल होते हैं, उसकी खुराक के अंदर शामिल होते हैं, जिसने उसकी ग्रोथ, डेवलपमेंट और उसके साथ साथ उसकी नशोनुमा के लिए, बढ़ोतरी के लिए ज़रूरी होते हैं। वो आपके पास क्या कहलाते हैं? न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं। अब न्यूट्रिएंट साइकिल और इसका दूसरा नाम है बायोजियोकेमिकल साइकिल। अब क्वेश्चन ये है, बायो का मतलब तो है लाइफ। देखें, बायो का मतलब है लाइफ, जियो मीन अर्थ, एंड एज वेल एज केमिकल जो हैं ये सब्सटेंसेस होते हैं, और साइकिल का मतलब है रिपीटिंग इवेंट्स, कि बार बार ये रिपीट हो रहे हैं। मतलब क्या है कि लाइफ के अंदर और ज़मीन के अंदर, अब ज़मीन से मुराद यहाँ पर क्या होगा? नॉन लिविंग। इट्स मीन कि जो कुछ सब्सटेंसेस हैं, कुछ केमिकल्स हैं, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म से नॉन लिविंग के अंदर आते हैं और नॉन लिविंग से दोबारा फिर जो है वो लिविंग थिंग्स के अंदर चले जाते हैं। इस तरह के साइकिल को आप क्या बोलते हैं? बायोजियोकेमिकल साइकिल बोलते हैं। इट्स मीन कि न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो ह्यूमंस के अंदर आए हैं। फॉर एग्जांपल, ह्यूमंस ने दोबारा फिर क्या कर देने हैं? उनको दोबारा से अर्थ को या ज़मीन को रिटर्न कर देने हैं। ये दूसरे ऑर्गेनिज्म हैं, जब वो चीज़ों को खाते रहते हैं, उसके बाद जब उनकी डेथ होती है, उनकी डिकम्पोजिशन होती है, तो अल्टीमेटली वो सारे के सारे दोबारा फिर किसको दे दिए जाते हैं? ज़मीन को दे दिए जाते हैं, अर्थ को दे दिए जाते हैं, या इन्वायरमेंट में दोबारा छोड़ दिए जाते हैं। अब फॉर एग्जांपल देखें कि लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग्स जो हैं इनका आपस में रिलेशनशिप क्या है। मिसाल के तौर पर हम नाइट्रोजन की बात करते हैं, जो हमने अभी नेक्स्ट पढ़ना है, फास्फोरस की बात करते हैं, कार्बन की बात करते हैं, या फिर इसी तरह से ऑक्सीजन की बात करते हैं। तो होता क्या है कि ये जो मैं आपके सामने खड़ा हूँ पूरे का पूरा इंडिविजुअल, या यहाँ पर कोई एग्जांपल ले लें, आपके पास शीप है, गोट है। अब वो क्या करती है? वो आपके पास जो प्लांट्स हैं उनको खाती है, प्लांट्स को खाया जाता है। प्लांट्स को खाने के बाद इट्स मीन कि वो क्या कर रही है? वहाँ से अपनी फूड ले रही है, अपने न्यूट्रिएंट्स को पूरा कर रही है। लेकिन जब उसकी डेथ होगी, डेथ होने के बाद उसकी दोबारा से डीकम्पोजिशन होनी है, तो वही न्यूट्रिएंट्स दोबारा से किसके अंदर डाल दिए जाते हैं? सॉइल के अंदर डाल दिए जाते हैं, या फिर इन्वायरमेंट के अंदर जो है वो चले जाते हैं। तो इट्स मीन कि लिविंग थिंग्स से इन्वायरमेंट के अंदर और इन्वायरमेंट से दोबारा फिर लिविंग थिंग्स के अंदर केमिकल्स का, सब्सटेंसेस का, एलिमेंट्स का जो साइकिल है, एक दूसरे के अंदर इंटरकन्वर्जन है, वो क्या कहलाती है? बायोजियोकेमिकल साइकिल कहलाती है। उसमें हमने बात करनी है बायो एलिमेंट्स की। बायो एलिमेंट्स, बायो मीन लाइफ, एलिमेंट्स आपको पता है एटम से मिलकर बनते हैं। तो ऐसे एलिमेंट्स जो लिविंग थिंग्स के अंदर पाए जाएं, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पाए जाने वाले जो हैं एलिमेंट्स, उनको हम क्या बोलते हैं? बायो एलिमेंट्स। और ये बायो एलिमेंट्स आपके पास टोटल कितने हैं? 16 हैं, जिसमें से आपके पास माइक्रो और मैक्रो आ जाते हैं, जिसमें आपके पास जो 10 हैं वो क्या हैं? तकरीबन 1% बॉडी बनाते हैं, और जो 6 हैं आपके पास वो कितना बनाते हैं? अबाउट 99% बनाते हैं। टोटल 16 है, तो उसमें से 10 ट्रेस आ जाते हैं जिनकी कम मिकदार में ज़रूरत होती है, और जो आपके पास 6 हैं उनकी हमें ज़्यादा मिकदार में जो है वो ज़रूरत होती है। वो कौन कौन से हैं? देखते हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ऐसे एलिमेंट्स हैं, ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जिनकी हमारी बॉडी को ज़रूरत बहुत कम मिकदार में होती है। अगर ये बहुत कम मिकदार में भी होंगे तो उससे हमारा काम चल सकता है। तो माइक्रो मीन कि अगर आप इसकी जो लो क्वांटिटी है, अगर क्वांटिटी जो है वो क्या हो? लो भी हो तो काम चल जाएगा। जिसकी रिक्वायरमेंट बॉडी के लिए थोड़ी होती है वो क्या कहलाते हैं? माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं। अगर हम बात करते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की, तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो हमें ज़्यादा मिकदार में चाहिए होते हैं। सो मोर क्वांटिटी इसकी चाहिए होती है, ज़्यादा मिकदार में चाहिए। और इसकी आप कह सकते हैं, इसमें एग्जांपल कौन कौन सी हैं? इसमें आपके पास ऑक्सीजन है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, कैल्शियम है और फास्फोरस है। इसके लिए मैंने की बनाई हुई है ऊंच नीच का पहाड़। आप इसको इस तरह से जो है वो मेमोराइज कर सकते हैं। तो मेनली ये आपके पास क्या कहलाते हैं? माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं। ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनको
को हमारी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो प्रोटीन्स बनाने के लिए, डीएनए बनाने के लिए, हड्डियों के अंदर डिपॉजिट होने के लिए, और इसी तरह से कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं, ग्लाइकोजन जो है, ग्लूकोज है, उसको यूटिलाइज हम करते हैं। तो वो किस फॉर्म में है, बेसिकली ये सारी इन्हीं चीज़ों से मिलकर बनी हुई होती हैं। और उसके अलावा हमारे पास फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं वाटर की, तो वाटर भी किससे, हाइड्रोजन और किससे मिलकर बना हुआ है, ऑक्सीजन से। अगर हम अमाइनो एसिड की बात करते हैं तो अमाइनो एसिड के अंदर नाइट्रोजन मौजूद है, कार्बन मौजूद है, हाइड्रोजन मौजूद है। अगर हम बात करते हैं न्यूक्लिक एसिड की, तो न्यूक्लिक एसिड के अंदर नाइट्रोजन भी है, हाइड्रोजन भी है, कार्बन भी है, ऑक्सीजन भी है और फास्फोरस भी है। तो इट्स मीन अगर इनमें से कोई एक भी नहीं होगा तो लाइफ पॉसिबल नहीं होती। इसी वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स का नाम देते हैं। माइक्रो जो है अगर वो नहीं होंगे तो उससे डेथ नहीं होगी, हाँ फिजियोलॉजिकल चेंजेस आ सकते हैं, फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम आ सकती हैं, डिजीजेस सामने आ सकती हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास आयरन नहीं है तो ब्लड की कमी हो जाएगी। मीन टू से आयरन का काम क्या होता है, बॉडी के अंदर ऑक्सीजन को कैरी करना। इसी तरह से अगर आपके पास जिंक की कमी है तो इससे वीकनेस स्टार्ट हो जाती है। आयोडीन की कमी है, उससे क्या होता है कि गॉइटर बनना शुरू हो जाता है। आपने पीछे 17 चैप्टर के अंदर जो है वो ऑलरेडी पढ़ रखा है। अब हमने जो नेक्स्ट बात करनी है वो है नाइट्रोजन साइकिल के बारे में। नाइट्रोजन जो है वो एटमॉस्फेयर के अंदर N2 की फॉर्म में पाई जाती है और इसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड मौजूद होता है, N ट्रिपल बॉन्ड N। इस बॉन्ड को तोड़ना बहुत ही मुश्किल होता है। इसमें एक सिग्मा है, 2 पाई बॉन्ड है, एक आप कह सकते हैं बड़ी सख्त किस्म की कोऑर्डिनेशन है इन दोनों के अंदर। इसको तोड़कर किसी दूसरी फॉर्म में लाना जो है वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। अब क्वेश्चन ये है कि नाइट्रोजन ही क्यों, आखिर नाइट्रोजन इतनी ज़रूरी क्यों है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ये किस फॉर्म में पाई जाती है और इसका हमारी बॉडी के अंदर रोल क्या है। तो पहली बात है कि वाई नाइट्रोजन इज नेसेसरी। नाइट्रोजन इसलिए नेसेसरी है क्योंकि ये प्रोटीन का हिस्सा है। जो अमाइनो एसिड होते हैं, देखो वर्ड अमाइनो के अंदर NH2CrHCOOH, ये जो NH2 है इसके अंदर क्या है, नाइट्रोजन जो है वो मौजूद है। न्यूक्लिक एसिड जो DNA एंड RNA है उसके अंदर A, T, G और C मौजूद है। एडेनिन, थायामीन, ग्वानिन एंड साइटोसिन, ये बेसिकली क्या है, नाइट्रोजनस बेसिस हैं। जब ये मिलती हैं तो ही एक न्यूक्लियोटाइड बनता है और न्यूक्लियोटाइड बनेगा तो न्यूक्लिक एसिड बनेगा। अब जिसके अंदर डीएनए नहीं होगा उसके पास कोड ऑफ लाइफ नहीं है तो लाइफ एग्जिस्ट ही नहीं करती। इसी तरह से प्रोटीन भी है, प्रोटीन एंजाइम्स होते हैं बहुत सारे हार्मोन्स के अंदर पाई जाती है। अगर यही नहीं होंगे तो लाइफ कैसे एग्जिस्ट कर सकती है। उसके बाद हार्मोन्स ऑलरेडी मैंने बता दिया है, एंजाइम्स और प्रोटीन। अगर बात की जाए ह्यूमंस की तो इनके अंदर हीमोग्लोबिन का अगर स्ट्रक्चर देखा जाए तो उसके अंदर दरमियान में क्या है, आयरन मौजूद है और ये टेट्रापाइरोल रिंग, ये देखें नाइट्रोजन यहां पर मौजूद है। ये पाइरोल रिंग जो होती हैं ये इस तरह से एक कंपैक्ट स्ट्रक्चर बनाती हैं जिससे ये जो आपके पास होती है हीमोग्लोबिन, इसका काम क्या होता है, ये ब्लड के अंदर ऑक्सीजन को कैरी करने में हेल्प करती है। तो ये नाइट्रोजन के साथ आयरन जुड़ा हुआ है। तो यहां पर भी देख लें हीमोग्लोबिन। और इसी तरह से अगर क्लोरोफिल की बात की जाए तो क्लोरोफिल में यहां पर मैग्नीशियम की जगह आयरन की जगह पर क्या मौजूद होता है, मैग्नीशियम मौजूद होता है। तो इस तरह से जब एनिमल्स होंगे या प्लांट्स होंगे, अगर नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी हो जाए, प्लांट्स तो उस एरिया में ग्रो ही नहीं करते, और अगर ह्यूमंस के अंदर नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी हो जाए, वो प्रोटीन नहीं बन पाएंगी, तो इससे बहुत सारी डिजीज सामने आती हैं और इवन दैट डेथ हो जाती है। उसके बाद क्योंकि सेल को डिवाइड करने के लिए नाइट्रोजन की ज़रूरत है, एंजाइम्स की ज़रूरत है, क्योंकि उसने प्रोटीन बनानी होती है, तो सेल डिवाइड नहीं करेंगे तो फर्दर क्या हो जाएगा, लेटर ऑन डेथ हो जाएगी। इसी वजह से हमें कहा जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा नाइट्रोजन कंटेनिंग जो फूड है उसको खाना चाहिए। मिसाल के तौर पर प्रोटीन जो है उनको खाना चाहिए, बीन्स हैं, मटन है, आपके पास बीफ है, चिकन है, ऐसी चीज़ों को, अंडा है, दूध है, इनको डॉक्टर ज़्यादा रिकमेंड करते हैं क्योंकि ये हमारी ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी होते हैं, और सिमिलरली प्लांट्स के लिए भी। उसके बाद हमने बात करनी है कि किस तरह से नाइट्रोजन जो है वो इन्वायरमेंट से लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर और फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म से इन्वायरमेंट के अंदर जाती है। बेसिकली ये साइकिल है। देखें नाइट्रोजन की अगर बात करते हैं, नॉन लिविंग से नाइट्रोजन जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर आ रही है और फिर लिविंग से दोबारा फिर किधर जाएगी, नॉन लिविंग के अंदर जाएगी। तो हम स्टार्ट करते हैं, प्रोसेस स्टार्ट कहां से होता है, हवा के अंदर 78% एटमॉस्फेयर के अंदर क्या पड़ा हुआ है, नाइट्रोजन पड़ी हुई है। अब इस नाइट्रोजन को हमने कारआमद बनाना है, इसको आपने फूड चेन के अंदर लेकर आना है। तो वो किस तरह से लाया जाता है, जो प्लांट्स होते हैं, सॉइल के अंदर कुछ बैक्टीरिया मौजूद होते हैं। यहाँ पर ये देखें हमारे पास राइजोबियम है। राइजोबियम इट्स मीन के रूट्स के साथ लगे हुए नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया हैं जो क्या करते हैं, नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। अगर मेरी
बात आप ध्यान से सुन रहे हैं तो ये जो नाइट्रोजन है इसको तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है, लेकिन यही काम जो आपके पास नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया होते हैं जो नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, ये फ्यू सेकंड के अंदर कर देते हैं। एक इंजाइमेटिक एक्शन है। तो यहां पर हमें पता चलता है कि एंजाइम्स कितने इंपॉर्टेंट होते हैं कि ये रिएक्शन जिसके लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है, राइजोबियम उसको थोड़े से टाइम के अंदर कर देते हैं। तो इट्स मीन कि डायरेक्टली एटमॉस्फेयर से क्या की जाती है, नाइट्रोजन को फिक्स किया जाता है और प्लांट्स को दी जाती है। ज़्यादातर ये जो लिग्यूमिनेसी फैमिली है जिसके अंदर ये आपके पास बीन्स आ जाते हैं, कोई भी फलीदार पौधे, किकर आ जाता है, उसके बाद शीशम आ जाती है, उस तरह से दालें सारी आ जाती हैं, उनके अंदर उनकी रूट्स के साथ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं, वो रूट नोड्यूल्स बना लेते हैं। एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। रूट नोड्यूल्स आप पढ़ भी चुके हैं। तो वो क्या करते हैं, नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। तो ये प्लांट्स डायरेक्टली फिक्स करने के बाद उसको यूटिलाइज करते हैं और प्रोटीन बनवाते हैं। अब देखें ध्यान से, ये जो प्लांट्स हैं जब इनकी डेथ एंड डीकम्पोजिशन होगी, या मतलब आप कह सकते हैं कि ये क्या करते हैं, इसी नाइट्रोजन को जो इन्होंने फिक्स की है ये अमोनियम के अंदर जो है वो कन्वर्ट कर देते हैं। सो इट्स मीन कि यहाँ से क्या हो रहा है कि अमोनिया की प्रोडक्शन हो रही है, या फिर क्या होता है कि इसी अमोनिया को कुछ फर्दर आगे बैक्टीरिया मौजूद हैं जो क्या करते हैं, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया हैं जो नाइट्रिफिकेशन करते हैं, अमोनिया को कन्वर्ट कर देते हैं नाइट्राइट के अंदर, NO2 के अंदर। अब हुआ क्या है, यहां पर ऑक्सीडेशन हो रही है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रही है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रही है। तो इट्स मीन कि NH3 से कन्वर्ट किया जा रहा है NO2 के अंदर। ये नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस कहलाता है और ये कौन करता है, नाइट्रोसोमोनास करते हैं। ये बैक्टीरिया NH3 को NO2 नेगेटिव नाइट्राइट के अंदर लेकर आने के लिए जो चाहिए होते हैं वो नाइट्रोसोमोनास होते हैं, जो कि सॉइल के अंदर पाए जाते हैं। और सॉइल के अंदर कभी भी नाइट्रोजन इस फॉर्म में नहीं पाई जाती। सॉइल के अंदर नाइट्रोजन किसी न किसी के साथ उसने क्या किया होता है, अपनी बॉन्डिंग की हुई होती है, कंपाउंड की फॉर्म में जो है वो मिलती है। तो नाइट्राइट ये हैं, यही वो हैं जो आप सॉइल के अंदर डालते हैं, जो सॉइल की ज़रखेज़ी को इजाफा करते हैं, सॉइल की फर्टिलिटी को इन्हांस कर देते हैं। फिर उसके बाद नाइट्रोबैक्टर होते हैं, वो इस NO2 को NO3 के अंदर, नाइट्रेट के अंदर लेकर आते हैं। जैसा कि आप ज़्यादातर खादें सुनते हैं, पोटाशियम नाइट्रेट है, एटसेट्रा, NPK जो हैं वो आप यूटिलाइज करते हैं। क्यों करते हैं, ताकि सॉइल की जो फर्टिलिटी है उसको एनहांस किया जाए। तो देखें, इसको आप प्लांट जो है वो यूज़ कर सकते हैं। कुछ पौधे डायरेक्टली अमोनिया को यूज़ कर लेते हैं, लेकिन कुछ को ये सारे प्रोसेस के अंदर से गुजार कर नाइट्रोजन को फिक्स करने के लिए नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया की ज़रूरत होती है। जब ये नाइट्रेट के अंदर चले जाते हैं, नाइट्रेट, अब प्लांट्स इसको क्या कर लेते हैं, यूटिलाइज कर लेते हैं। अब इसकी दोबारा से क्या होनी है, एसिमिलेशन होनी है। उसका मतलब क्या है, इस नाइट्रोजन को यूज़ किया जाता है, अब ये आ कहां से रही थी, एटमॉस्फेयर के अंदर से, इसको यूटिलाइज किया जाता है ताकि क्या बनाए जा सकें, इस पौधे के अपने अमाइनो एसिड्स बनाए जा सकें। इसको बोलते हैं एसिमिलेशन। जब अमाइनो एसिड्स बनेंगे, इसकी अपने अंदर प्रोटीन्स बनना स्टार्ट हो जाएंगी। अब क्या होता है कि इस पौधे को कौन खा रहा है, यहां पर आपके पास ये चूहा जो है, ये रैट इसको खा रहा है, या फिर इसको मैमल्स खा रहे हैं। अब उनकी क्या होनी है, डेथ होनी है। मिसाल के तौर पर यही पौधा, इसकी क्या हो गई है, डेथ हुई है। डीकम्पोजिशन किसने कर दी, फंजाई एंड एज वेल एज बैक्टीरिया ने। उन्होंने क्या किया, या ये जो जानदार हैं इनकी डेथ हुई है। सो इसके रिजल्ट में क्या होगा, डीकम्पोजिशन होगी, डीनाइट्रिफिकेशन होगी। डीकम्पोजिशन होने के बाद क्या होता है, डीनाइट्रिफिकेशन होने के बाद दोबारा से एटमॉस्फेयर के अंदर ये नाइट्रोजन जो है वो छोड़ दी जाती है। तो इसके बेसिक 4 स्टेप हैं। मैंने पहले आपको डायग्राम से समझाया है, और फिर अब हमने इसको क्या करना है, इस तरह से इक्वेशंस की मदद से जो है वो हल करना है। और एक बात जो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, ये अमोनियम आयन या अमोनिया की शक्ल में अपनी बॉडी से क्या करते हैं, ज़्यादातर नाइट्रोजन को निकालते हैं, कुछ यूरिया की फॉर्म में भी निकालते हैं। और फिर यूरिया में भी क्या होता है कि जब उसमें से आप अमाइनो ग्रुप को अलहदा कर लेंगे, 2 अमाइनो ग्रुप उसमें से अलहदा हो जाएंगे, तो वो भी बेसिकली अमोनिया की फॉर्मेशन या फिर अमोनियम आयन की फॉर्मेशन जो है उसके लिए वो हेल्पफुल होते हैं। अब देखिए, यहाँ पर अमोनिया बन गया तो ये एक अमोनिया पूल बन जाता है। इसी अमोनिया को अगेन एंड अगेन जो है वो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया यूटिलाइज करते हैं और फिर क्या बना देते हैं, इसको फिक्स करवा देते हैं प्लांट से, जिससे क्या होगा, फर्दर आगे सिमुलेशन होनी है और प्लांट्स ने अपनी प्रोटीन बनानी है। तो 4 स्टेप्स हमारे पास कौन कौन से। स्टेप 1 है अमोनिफिकेशन, अमोनिया से निकला है, फिकेशन अमोनिया का बनना। अब अमोनिया कैसे बनता है, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को यूटिलाइज करते हुए क्या किया जाता है, अमोनिया या फिर अमोनियम आयंस बनाए जाते हैं, NH4 पॉजिटिव बनवाया जाता है। ये देखें कैसे हुआ है, ये आपके पास ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है, प्लांट्स ने
प्लांट्स जो है वो उन्होंने क्या बनाया, प्रोटीन्स बनाई। इस प्रोटीन को किसने खाया है, एनिमल्स ने खाया। तो एनिमल्स मेजर सोर्स होते हैं किसके लिए, अमोनिया की फॉर्मेशन के लिए, या फिर डायरेक्टली प्लांट्स जो हैं वो उसको क्या कर देते हैं, अमोनिया के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। ज़्यादातर ये आपके पास जो मेरीन होते हैं उनके अंदर ये काम हो रहा होता है। उसके बाद हमने बात करनी है नाइट्रिफिकेशन। ये तो अमोनिफिकेशन यानी कि अमोनिया बन गया। अब अगला स्टेप क्या है, अमोनिया को नाइट्राइट या नाइट्रेट के अंदर कन्वर्ट करना, दैट इज कॉल्ड नाइट्रिफिकेशन। अमोनिया को पकड़ते हैं कौन से बैक्टीरिया, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोबैक्टर, ये पकड़कर उसको NO2 और NO3 के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। उसके बाद है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन में NO3 को बेसिकली क्या किया जाता है, फिक्स किया जाता है और क्या बनवाए जाते हैं, अमाइनो एसिड और प्रोटीन्स और एज वेल एज न्यूक्लिक एसिड के लिए नाइट्रोजनस बेसिस बनवाई जाती हैं। दिस इज कॉल्ड एसिमिलेशन। मिसाल के तौर पर मैंने गोश्त खाया है। अब जब गोश्त खाया जाता है तो हमारी बॉडी के अंदर उसकी क्या होनी है, डाइजेशन होनी है। डाइजेशन होने के बाद उसकी एब्जॉर्प्शन होनी है। एब्जॉर्प्शन होने के बाद उसकी एसिमिलेशन होनी है। गोश्त खाया था, गोश्त किससे मिलकर बना हुआ, प्रोटीन से। प्रोटीन्स को तोड़ा जाता है किसके अंदर, पेप्टोन्स के अंदर, डाइपेप्टाइड्स, ट्राइपेप्टाइड्स के अंदर। फिर उनको फर्दर तोड़ा जाता है अमाइनो एसिड्स के अंदर। अब जो हमारे पास इलियम होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन, वहां से उन अमाइनो एसिड को दोबारा क्या कर लिया जाता है, ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और फिर इन्हीं अमाइनो एसिड्स को अपनी मेरे जिस्म की प्रोटीन बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एसिमिलेशन, यानी कि दूसरे से आपने अमाइनो एसिड्स लिए हैं, अब उसको आपने अपनी बॉडी के प्रोटीन बनाने के लिए इस्तेमाल कर लिए, ये क्या कहलाता है, एसिमिलेशन कहलाता है। उसके बाद आता है डीनाइट्रिफिकेशन। डीनाइट्रिफिकेशन में क्या होता है कि जो प्रोटीन हैं, बहुत सारी प्रोटीन्स और जो न्यूक्लिक एसिड हैं, इसकी डीनाइट्रिफिकेशन होती है, डीएमिनेशन होती है। अमोनिया ग्रुप को जो है वो रिमूव किया जाता है, तो इससे अमोनियम आयन एंड एज वेल एज दोबारा से जो नाइट्रोजन गैस है उसको क्या कर दिया जाता है, हवा में दोबारा वापस भेज दिया जाता है। इस प्रोसेस को आप क्या बोलते हैं, डीनाइट्रिफिकेशन। अब डीनाइट्रिफिकेशन में ज़्यादातर जो होता है वो डायरेक्ट प्रोसेस होता है कि प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड को किस में कन्वर्ट कर देना है, नाइट्रोजन गैस के अंदर। और ये कौन करते हैं, ये आपके पास डीकम्पोजर्स करते हैं। यही वजह है कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, जब उनकी डेथ हो जाती है, डेथ होने के बाद उनकी डीकम्पोजिशन होती है, डीकम्पोजिशन के रिजल्ट में दोबारा से जो है वो नाइट्रोजन गैस जो है उसकी फॉर्मेशन होती है और उसको डायरेक्ट कहाँ पे, एटमॉस्फेयर के अंदर भेज दिया जाता है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा लेक्चर। स्टे कनेक्टेड। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।